गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू माय स्टूडेंट्स। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपका बहुत बहुत वेलकम है मेरे चैनल इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी पर। और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर फ़रहत परवीन आप लोगों को प्रिपरेशन करा रही हूँ यूजीसी एनटीए नेट इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, ईटीसी, कोई भी एग्ज़ाम जो कि आप रिलेटेड टू द इंग्लिश लिटरेचर से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको अपनी इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी में जॉन कीट्स का डिस्कशन करूंगी। और जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में कई बार बताया है कि आप स्पेसिफ़िक चीज़ें पढ़िए, क्योंकि अब हमारे पास रिवीजन का टाइम है, स्पेसिफ़िक चीज़ें पढ़ने का टाइम है, बहुत ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है बेटा, तो आप क्या करेंगे, अब आप स्पेसिफ़िक चीज़ें पकड़िए और कीवर्ड्स को पर ध्यान दीजिए। हमें किस तरह से अपने क्वेश्चंस के ऑप्शन तक पहुंचना है और किस तरह ऑप्शन से हमें अपने क्वेश्चंस तक पहुंचना है। इस तरह की जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है अपनी प्रीवियस वीडियो में, उसको ध्यान से देखिए, उसे समझने की कोशिश करिए कि मैंने आपको एक स्ट्रेटजी के रूल्स बताएं कि आप इस तरह से करके अपना कोई भी एग्ज़ाम बीट कर सकते हैं। चलिए देखिए, हमने शेक्सपियर को कवर किया है इससे पहले वाली वीडियो में, उसके बाद वर्ड्सवर्थ आए, उनको भी कवर किया, लिटरेरी फॉर्म्स जो स्पेसिफिक थी वो भी कवर हो गई हैं। अब चलते हैं हम जॉन कीट्स की तरफ। नेक्स्ट हमारे राइटर हैं जॉन कीट्स, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर फेमस हमारे पोइट हैं, और वो हैं हमारे पास जॉन कीट्स। तो हम जॉन कीट्स के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा ऑड लिखे हैं, ठीक है, और पोएम्स लिखी हैं। तो इसी का डिस्कशन मैं आज अपनी वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। चलिए जॉन कीट्स के बारे में देखते हैं। मैंने इसमें भी पूरी कोशिश की है कि आप जानते हैं कि ब्लैक बोर्ड पे बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि जो स्पेसिफिक चीज़ें थी जिनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, मैंने उसका कंक्लूजन निकाल के ही आपके सामने ही रखा है। अगर आप इसका रिवीजन कर लेंगे एक बार मेरे साथ या मेरी वीडियो में, इस तरह से आप इसे पढ़ लेंगे, जॉन कीट्स जो हमारे राइटर हैं या पोइट्स हैं, तो फिर क्या होगा कि आपका सारा रिवीजन एक साथ हो जाएगा, और प्लस जो स्पेसिफिक चीज़ें उनकी तरफ आपका ध्यान जाएगा कि हाँ ये है, और किसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए, ये चीज़ें भी मैंने इसके अंदर इंक्लूड की हैं। तो बेहतर होगा आप मेरे साथ आप ये मत समझिए कि अरे तो थोड़े से पॉइंट्स हैं या मैम थोड़ा सा ही टॉपिक लेकर के आई हैं, ऐसा नहीं है। इसी टॉपिक के अंदर आपके पूरे जॉन कीट्स की जो लिटरेरी लाइफ है वो पूरी की पूरी इंक्लूड है। चलिए वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। वीडियो एंड तक देखिए और मेरे चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और प्लस अपने दोस्त जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक भी आप इस वीडियो को सेंड करिए, ताकि वो भी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पाएँ। चलिए देखते हैं जॉन कीट्स। इनका अगर हम बात करें पीरियड की, तो 1795 टू 1821 के बीच रहा इनका पूरा जितना भी कैरियर था, जितना भी इन्होंने जब बर्थ लिया प्लस जब डेथ हुई, पूरा का पूरा इनका इसी बीच रहा, इसी पीरियड के दौरान 1795 एंड 1821। चलिए तो मोटी सी बात हो गई, ये पूछा भी नहीं जाता लेकिन आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये रोमांटिक एज के पोइट थे। किस एज के पोइट थे, मैंने एज का डिस्कशन किया है, खूब अच्छे से आपको लिस्ट बना के दी है कि किस एरा को या किस एज को क्या कहा जाता है, ठीक है। उसकी लिस्ट आप मेरी प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें आप देखिए कि मैंने बहुत अच्छे से आपको वीडियो बना करके दी हैं। तो रोमांटिक एज के थे, तो रोमांटिक पोइट के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं, नॉन एज द रोमांटिक पोइट। ऐसा नहीं था कि ये रोमांस में डूबे रहते थे इसलिए इनको रोमांटिक पोइट कहते थे, बल्कि ये रोमांटिक एज के पोइट थे इसलिए इनको रोमांटिक पोइट के नाम से, या हम जो है रोमांटिक एज के पोइट के नाम से इनको जानते हैं, क्योंकि उस एरा के ये पोइट हैं। इज दैट क्लियर बेटा। अब बात आती है सोनेट। इनके जो सोनेट लिखे हुए हैं तो वो किस फॉर्म में लिखे गए। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था 2011 में कि बताइए जो जॉन कीट्स थे उनकी जो सोनेट की फॉर्म थी वो कौन सी फॉर्म थी। तो मैंने कहा ना कि मैंने सिर्फ कीवर्ड पकड़ के आपके सामने जो है थोड़ा सा बहुत सारा अगर देखें तो जॉन कीट्स का जो बहुत सारा वर्क था उसको बहुत छोटे में समेटने की कोशिश की है। कंक्लूजन मैं आपको दे रही हूँ। अब देखिए क्या था, सोनेट की फॉर्म इनकी इटालियन थी। क्या थी सोनेट की फॉर्म, इटालियन फॉर्म में लिखा था उन्होंने। ही वाज रिटन इन इटालियन फॉर्म ऑफ हिज सोनेट। तो उन्होंने अपने सोनेट्स को इटालियन फॉर्म में लिखा था। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट आता है, अब बात आती है इनके लिटरेरी कैरियर की। सबसे पहले 1817 में इनकी पोएम आती हैं।
सबसे पहले वो पब्लिश्ड हुई। पोएम के नाम से इनके वॉल्यूम था वो पूरा, जिसमें छोटी छोटी कविताएं थी। मैं आपको इस तरह करके बताऊंगी तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। उसमें छोटी छोटी पोएम्स थी। सबसे पहले 1817 में वो सामने आई लोगों के, वो पब्लिश्ड हुई 1817 में। उसका नाम ही उस वॉल्यूम का पोएम था। क्या नाम था उसका? पोएम था। ठीक है, 1817 में। नेक्स्ट आता है एंडीमियन। एंडीमियन 1818 में आया। देखिए एक चीज़ और है, इनके वर्क के बारे में सटीक जानकारी नहीं मिल पाती कि किस ईयर में कौन सा वर्क पब्लिश हुआ या किस ईयर में कौन सा वर्क जो था वो इन्होंने लिखा। उसकी वजह ये रही कि ये वर्क लिखते थे और जो भी अपना लिटरेरी वर्क जो भी करते थे तो लिखने के बाद अपने पास ही रख लेते थे, उसे पब्लिश नहीं कराते थे ज़्यादा। तो हुआ क्या उसका साइड इफ़ेक्ट कि लोगों को सही से पता ही नहीं चल पाया कि किस ईयर में इनकी कौन सी पोएम लिखी गई और किस ईयर में इन्होंने कौन सी पोएम लिख करके पब्लिश कराई। तो बाद में जब पब्लिश हुई इनकी पोएम्स तो ऑथर्स या जो भी राइटर्स थे, पब्लिशर थे, उन्होंने फिर अपने अंदाजे से मतलब एक तरह से देखा जाए तो अंदाजे के हिसाब से अकॉर्डिंग टू ऑर्डर सीक्वेंस बाय सीक्वेंस लगाया इनके वर्क को और फिर इस तरह पब्लिश किया। ठीक है, तो वो क्या रहा था, ये वर्क तो कर रहे थे, लिटरेरी वर्क में पोएम वगैरह लिख रहे थे, सोनेट लिख रहे थे, सब कर रहे थे, लेकिन इनको ये चीज़ इन्होंने नहीं डाली अपने वर्क में कि ये मैंने इस मंथ में लिखी है या इस ईयर में लिखी है। यही वजह है कि इनके वर्क को लेकर सटीक जानकारी किसी को भी नहीं है कि किस ईयर में कौन सा वर्क लिखा गया और पब्लिश कब हुआ, ये सब कोई नहीं जानता। हाँ, पब्लिशन इनका जहाँ से शुरू हुआ वो था आपका 1817, जो फर्स्ट पोएम का वॉल्यूम था इनका वो पब्लिश हुआ था 1817 में। ठीक है, चलिए 1818 में पोएम हुई। इज दैट क्लियर? एंडीमियन भी 1818 में ही लिखा गया। एंडीमियन के बारे में भी यही है कि ये इसी सन में लिखा गया होगा या इसी ईयर में आया होगा। अब इसका एक लाइन जो बहुत मोस्ट फेमस है और आपके लगातार पेपर में पूछी जा रही है, ये लाइन के बताइए ये लाइन कहाँ से ली गई? टेकन फ्रॉम जॉन कीट्स वर्क या जॉन कीट्स पोएम। तो आप इस लाइन को अच्छे से रट लीजिए। एंडीमियन की कई बार पूछी गई है। मैंने कहा ना, मैं आपको अब कंक्लूजन ऑफ द कंटेंट दूंगी, आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाए, मेरी पूरी यही कोशिश है आपके लिए। ए थिंग ए ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, ये लाइन थी और ये लाइन एंडीमियन से ली गई है। बस इसको ध्यान रखिए कि किससे ली गई? एंडीमियन से ली गई। एंडीमियन किसकी है? जॉन कीट्स की है। पूरा एक चार्ट बना लीजिए, पूरे वर्क का मैंने इनका चार्ट दिया है जिसपे क्वेश्चन बेस्ड है। पूरा का पूरा चार्ट आप इसको बना लीजिएगा। तो क्या है? एंडीमियन 1818 ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट कई बार पूछी गई है, इसमें आप कहीं से भी कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, चलिए नंबर सेकंड हो गया हमारे पास। अब नंबर थर्ड की बात आती है। द ईव ऑफ सेंट एग्नेस क्या था? ये भी एक पोएम थी। द ईव ऑफ सेंट एग्नेस ये क्या था? ये भी एक पोएम थी। लेकिन फिर वही बात आती है कि हमें ईयर का नहीं सटीक पता है कि किस ईयर में। हाँ, इनका ज़्यादातर वर्क आप देखने को आपको जो मिलेगा वो 1818, 1819, 1820, बस यहीं तक इनका 1821 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो इस तरह से हम वर्क को अंदाजे से फिर लगाया गया। तो इसलिए बस अगर बात करें तो 3 ईयर्स को ज़्यादा अच्छे से रट लीजिए। 3 या 4 ईयर्स, 1817, 1818, 1819, 1820, बस इतना ही। इन्हीं 3-4 साल में इनके वर्क को ज़्यादा से ज़्यादा जो है मतलब ये लोगों के सामने आया, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिश हुआ, तो इसलिए फिर ऑथर ने इसको अपने सीक्वेंस के हिसाब से लगाया है। ठीक है, चलिए द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, इसको भी यही कहा जाता है, 1818 में आया ये सबके सामने। स्पेंसियरन स्टेंजास फॉर्म में लिखा गया। स्पेंसियरन स्टेंजास फॉर्म में लिखा गया। ठीक है, और पूछा क्या गया था? द जॉन कीट्स पोएम द ईव ऑफ सेंट एग्नेस इन विच फॉर्म, किस फॉर्म में ये जॉन कीट्स की पोएम लिखी गई थी? तो किस फॉर्म में लिखी गई? स्पेंसेरियन स्टेंजास फॉर्म में लिखी गई। ऑप्शन स्टेंजास जो था, स्पेंसेरियन स्टेंजास जो था वो ऑप्शन में था। तो आप इसी तरह से इसको पढ़ेंगे, याद करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको बहुत सटीक एकदम से जो है कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, कहीं से कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। तो ये किस में लिखी गई? द ईव ऑफ सेंट एग्नेस स्पेंसेरियन स्टेंजास फॉर्म में लिखी गई। और अगर ये आता है कि ये पोएम किसकी है तो सीधा सीधा आप जॉन कीट्स के चार्ट में अच्छे से आप इसको याद कर लीजिए कि द ईव ऑफ सेंट एग्नेस किसकी पोएम है? जॉन कीट्स की। नंबर 4 है द ह्यूमन सीजन।
द ह्यूमन सीजन के बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज भी नहीं है और इसके बारे में ज़्यादा कुछ लिखा भी नहीं गया है जो बुक्स वगैरह हैं, लेकिन ये इनकी एक पोएम थी, आई थी, पब्लिश भी हुई थी। और दूसरी चीज़, इसके ऊपर कहीं से भी कोई क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे गए। मैंने जो कंक्लूजन निकाला था इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं था, इसलिए मैंने भी नहीं इसमें ज़्यादा वो किया। नंबर 5 पे, हाँ, अगर ये पूछा जाए कि ये पोएम रिटिन बाई वाली बात आ जाए, अगर रिटिन बाई किसके द्वारा लिखी गई, तो आप जॉन कीट्स का नाम लिख दोगे, ठीक है, इस तरह से। अब बात आती है हाइपेरियन की। हाइपेरियन क्या था? हाइपेरियन इनकी एक पोएम थी, ब्लैंक वर्स इपिक थी एक। कैसी थी? ब्लैंक वर्स इपिक। अब इस पे आप कंसंट्रेशन करेंगे, ठीक है। हाइपेरियन क्या थी? ब्लैंक वर्स इपिक थी। इसके बारे में एक और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको मैं बात बता दूं कि ये मतलब जो हमारे राइटर हैं, जो हमारे पोइट हैं जॉन कीट्स, उन्होंने ये सोचा था कि मैं इसको 10 बुक्स में लिखूंगा। किसमें क्या सोचा था उन्होंने? कि मैं इसकी 10 बुक्स में लिखूंगा, लेकिन वो सिर्फ 2 ही बुक कंप्लीट कर पाए थे, ठीक है। वो क्या कर पाए थे? सिर्फ 2 ही बुक्स उनकी कंप्लीटेड हुई थी। और इसके साथ साथ एक चीज़ और बता दूं कि ये किससे इंस्पायर्ड थी, तो ये इंस्पायर्ड थी जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट से। देखिए, मैंने इसीलिए कीवर्ड पकड़ के आपको ये बताने की कोशिश की है, इंस्पायर्ड बाय पैराडाइज लॉस्ट। राइटर कौन थे पैराडाइज लॉस्ट के? याद करिए, जॉन मिल्टन। बड़ी मशहूर पोएम है पैराडाइज लॉस्ट। BA फर्स्ट ईयर में जाती जो है दर्शन होते हैं पैराडाइज लॉस्ट के, इंटर में भी कहीं कहीं पर जो है सिलेबस में रखी हुई है। तो इस तरह आप इसको समझिए, क्या था ये। देखिए, इसमें जो 2-3 चीज़ें हैं, एक ही क्वेश्चन में हमारे यहाँ 2-3 क्वेश्चंस छुपे हैं, उसको समझने। मैंने कहा ना कि इसे अगर आप एक बार समझ गए और इसको पकड़ना सीख गए तो आपसे कोई एग्ज़ाम बाहर नहीं होगा फिर। देखिए, हाइपेरियन पोएम किसकी है? जॉन कीट्स रिटिन, ठीक। जॉन कीट्स वॉज रिटिन ऑफ हाइपेरियन। और हाइपेरियन किस उसमें लिखी गई फॉर्म में? ब्लैंक वर्स इपिक में लिखी गई। ब्लैंक वर्स इपिक थी, जैसा मैंने आपको इसके बारे में बताया कि उनका इरादा इसकी 10 बुक्स लिखने का था, लेकिन 10 बुक्स में से वो 2 ही कंप्लीट कर पाए थे। चलिए, और इंस्पायर्ड किससे थी? हाँ, ये क्वेश्चन सटीक एकदम सीधा सीधा पूछा गया है। इंस्पायर्ड बाय पैराडाइज लॉस्ट। और पैराडाइज लॉस्ट किसकी थी? जॉन मिल्टन की। अगर ये पूछा जाए कि इंस्पायर्ड तो पैराडाइज लॉस्ट की थी, और पैराडाइज लॉस्ट के राइटर कौन थे? हु वाज द राइटर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट? दैट यू से जॉन मिल्टन, ठीक है। तब आप इसे इस तरह से कह सकते हैं, यू कैन से दैट जॉन मिल्टन, कि वो जॉन मिल्टन थे। चलिए, इतनी बात आपको क्लियर हुई। ला बेल ए डैमसेंस मर्सी क्या था? ला बेल ए डैमसेंस मर्सी बहुत मशहूर पोएम है, आपने पढ़ी होगी। ला बेल ए डैमसेंस मर्सी जो था वो बलाड था। क्या था ये? बलाड था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्या किस सन में आया? 1819। मैंने कहा ना, बस ये 3-4 ही साल याद रखिए आप, 3 साल, बल्कि 1817, 1818, 1819 एंड 1820। बस इससे ज़्यादा, इसमें ज़्यादा ईयर अच्छी बात है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इन 4 ईयर्स को आप टिप्स पे ले लीजिए। ज़्यादातर वर्क जो इनका आया लोगों के सामने, तो वो 1817 के बाद आना शुरू हुआ, और इसीलिए इनका सीक्वेंस जो है वो समझ में नहीं आता कि कब कौन से ईयर में इन्होंने कौन सी अपने वर्क को किया। और इन्होंने लिखा, मतलब जो है अपने जैसे वर्क लिखा तो उसके ऊपर अपने ईयर का नाम भी नहीं डाला था, इसलिए ज़्यादा कन्फ्यूज़न हुआ। ला बेल ए डैमसेंस मर्सी क्या था? ये बलाड था। पूछा गया है कब पब्लिश्ड हुआ बलाड, ठीक है, तो कब पब्लिश्ड हुआ? 1819 में। और इसका अदर नेम क्या है? अब यहाँ देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है कि इसे और किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है। तो इसे किस नाम से जाना जाता है? द बैट ऑफ बेसल 1818। और ये इसका क्या है? अदर नेम है। मैंने शॉर्ट की यूज़ की है, देखिए अदर नेम इस तरह करके। और क्या है इसका अदर नेम? द पोर्ट ऑफ बेसल 1818 के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। इट इज कॉल्ड ऑल्सो द पोर्ट ऑफ बेसल 1818, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। और आपकी बलाड क्या है? आपका ला बेल ए डैमसेंस मर्सी बलाड है, 1819 में पब्लिश हुआ ऐसा कहा जाता है। और इसको किसी दूसरे नाम की अगर हम बात करें कि इसको किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है, तो जाना जाता है द पोर्ट ऑफ बेसल। सब पे क्वेश्चन पूछा गया, कंक्लूजन निकाल के मैंने आपके सामने ये रखा है। बस इतना भी पढ़ लेंगे ना तो आप जॉन कीट्स को पूरा बराबर जान गए जितना आपको जानना था, ठीक है। चलिए, बात आती है अब इनके ऑड्स की। अगर हम ऑड्स की बात करें तो पहला था ऑड टू फैंसी, लेकिन ऑड टू फैंसी का ज़्यादा फेमस नहीं हुई और ज़्यादा इसके बारे में देखने को नहीं मिलता है। कुछ लोग कहते हैं इसे पोएम में रखा जाना चाहिए था, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं ये ऑड है। तो ऑड टू फैंसी को इसलिए ऑड में ही मैंने भी दिखाया है क्योंकि ज़्यादातर मेजॉरिटी जो ऑथर्स की है वो ये कहती है कि ये ऑड ही है, ऑड टू फैंसी, ठीक। अब
ऑटो साइके, ऑटो साइके की बात करें तो 1819। अब इसमें आप ये ध्यान रखिए कि कितनी लाइंस में लिखी गई थी और स्टेंजास कितने बड़े थे इसके। तो ऑटो साइके स्टेंजास वेरिंग लेंथ, बहुत लंबी पोयम थी, 67 लाइंस में स्टेंजाज में लिखे गए थे। 67 लाइंस थे स्टेंजाज में, एक स्टेंजा में 67 लाइंस, ऐसे समझिए। तो सोचिए कितनी बड़ी पोयम हो गई है। तो कौन सी पोयम थी सबसे बड़ी पोयम अगर हम बात करें? ऑटो साइके। ठीक, नेक्स्ट आती है नंबर 3, ऑटो मेलनकोली। ज़्यादातर तो वैसे राइटर को पूछा गया है कि ऑड दे दिया गया और पूछा गया है कि हु वाज द राइटर ऑफ दिस ऑड। तो आप ऑप्शन में से जॉन किट्स निकाल देंगे क्योंकि आपने ये लिस्ट बना ली होगी। लेकिन अगर इस तरह भी पूछा जाता है कि इसमें कितने स्टेंजास थे, कितनी लाइंस थी, तो आप उसको भी इंक्लूड करके याद कर लीजिए। इसी तरह से चार्ट बना लीजिए मेरे साथ साथ, ताकि आपको ईजी रहे फिर। तो क्या कहा इसने कि ऑटो साइके 1819 में पब्लिश्ड हुई। स्टेंजास वेरिंग लेंथ, बहुत बड़े बड़े स्टेंजा थे, 67 लाइंस इन ईच स्टेंजास। ओके, चलिए ऑटो मेलनकोली की बात करें। ऑटो मेलनकोली 1819 to 20 के बीच में इसका जो है माना जाता है ईयर। ऑटो मेलनकोली 3 स्टेंजास थे। 3 स्टेंजास में 33 लाइंस को ब्रोकन किया गया। 33 लाइन को आप 3 स्टेंजास में ब्रोकन करेंगे बहुत आराम से। 11 3 जा 33। तो इस तरह से मेलनकोली 3 स्टेंजास प्लस 10 लाइंस। नहीं ये नहीं है, वो देखिए यहाँ थोड़ा सा हम ऑटो ऑटम की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऑटो मेलनकोली की बात कर रहे हैं। ऑटो मेलनकोली 1819 से 20 में और 3 स्टेंजास इसमें थे, और हर स्टेंजास में 10 लाइंस इन ईच स्टेंजास कंटेंस 10 लाइंस इन ईच स्टेंजास, यानी कि हर उसमें स्टेंजा में 10 लाइंस को रखा गया था। और ये क्या था, अब ये ध्यान देने, ये लिरिकल ऑड था। इस पे क्वेश्चन पूछा गया, क्या था ये? लिरिक ऑड था। लिरिकल ऑड भी आ सकता है ऑप्शन में, लिरिक ऑड भी आ सकता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और कितने स्टेंजा में था? 3 स्टेंजास थी, और हर स्टेंजा में कितनी लाइन थी? 10 लाइंस थी। बस इस तरह आप याद रखिए। ऑड टू ऑटम, ऑड टू ऑटम की बात करें तो इसके बारे में कहा जाता है कि शायद ये सितंबर में लिखी गई पोयम है। शायद अब आ गया ना इसमें कि शायद ये सितंबर में लिखी गई पोयम है, तो इसी वजह से इसको जो है थोड़ा सा, वही है कि ईयर में कंफ्यूजन है। ऑड टू ऑटम सितंबर में इसका जो है थोड़ा सा माना जाता है कि परहैप्स ये कब लिखी गई? सितंबर में लिखी गई। 3 स्टेंजास को इसमें तोड़ा गया था। 3 स्टेंजास थे और 33 लाइंस थी। तो 33 लाइंस को ब्रोकन इन 3 स्टेंजास में अगर आप तोड़ते हैं तो 3 11 जा या 11 3 जा, ऐसे करिए। 11 3 जा क्या हो जाएगा? 33 हो जाएगा। तो हर लाइन कितना कंटेंस करेगी लाइंस को? 11 लाइंस आपकी कंटेंस होंगी। 33 थी, अब देखिए मैंने शॉर्ट में लिखा है 3 स्टेंजास प्लस 11 लाइंस, 33 प्लस शॉर्ट लिरिक पोयम। क्या नाम था इसका? मतलब इसको हम किस तरह से समझेंगे? शॉर्ट लिरिक पोयम। अब मैंने ये शॉर्ट में लिख भी दिया है, शॉर्ट लिरिक पोयम। कीवर्ड यूज़ करिए ना भाई, जो हमारे इनिशियल वर्ड होते हैं ना, ये बड़े काम के होते हैं। हमें नहीं लिखना है ज़्यादा, हमें तो छोटे में ही बहुत कुछ समझाना है आपको। तो आप उसी तरह आप भी यूज़ करिए, ताकि आप भी बहुत छोटे में बहुत कुछ समझ जाए, और ये एलपी आपको याद भी रहेगा। शॉर्ट लिरिक पोएम थी ये, ठीक है। शॉर्ट थी भाई, 33 लाइंस थी, कोई बहुत ज़्यादा लाइंस तो थी नहीं, तो अपने आप ही शॉर्ट थी। अब ये देखिए 67 लाइंस ईच स्टेंजाज अगर लेगा तो कितने स्टेंजाज होंगे और किस तरह से होगा, तो वो तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी पोएम बन जाएगी। चलिए, ऑटो इंडोलेंस। ऑटो इंडोलेंस 1819 में इनकी पोयम है, मतलब ऐसा माना जाता है कि 1819 में आई। इसमें 6 स्टेंजास थे, ठीक है। और 6 स्टेंजास में कंटेंस कितनी लाइंस थी? चाहे तो कंटेंस लिख लीजिए, नहीं तो प्लस करके छोड़ दीजिए जैसे मैंने छोड़ा था। 6 स्टेंजास कंटेंस 10 लाइंस, यानी 6 स्टेंजास में और इन ईच स्टेंजा 10 लाइंस का था। क्या था? 10 लाइंस इन ईच स्टेंजा। आप ये भी लिख सकते हैं स्टेंजा। चलिए यहाँ स्पेस है, मैंने लिख दिया, इस तरह से समझ सकते हैं। तो 6 स्टेंजास थे, 10 लाइंस इन ईच स्टेंजास थी, तो जाहिर सी बात है पोयम में कितनी लाइंस हुई बताइए। इस तरह समझिए, समझ गए ना ये कि कितनी लाइन हुई? 10 6 या 6 10 जा 60, तो 60 लाइंस की पोयम हुई या 60 लाइंस का ऑड था, ठीक है। चलिए
और टू ऑन ए ग्रेशियन अर्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तो आगे पीछे से इसके जो भी क्वेश्चन आए हैं सब रट के जाइएगा एकदम अच्छे से। कौन सी वाली? और टू ऑन ए ग्रेशियन अर्न, और दूसरी है आपकी 7 नंबर पे और टू ए नाइटिंगेल। ये दोनों पोएम बहुत अच्छे से, मैंने कहा ना कि इसको तो मतलब रट के जाइए एकदम कि हाँ ये पोएम के, ये ऑड किसका है? ये ऑड जॉन कीट्स का है। और टू ए नाइटिंगेल किसका है? कीट्स का है। बहुत पूछा गया, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कि हु वाज रिटन दिस, हु वाज रिटन दिस, तो आप इस तरह से करके ज़रूर याद करिए कि जॉन कीट्स का है। अब बात आती है और टू ऑन ए ग्रेशियन अर्न 5 स्टेंजास कंटेनिंग 10 लाइन्स। कितनी लाइन्स थी? 5 स्टेंजास थे, 10 लाइन्स इन ईच स्टेंजास इंक्लूड 10 लाइन्स। तो अब आप इसको लगा लीजिए भाई, 5 10 50, तो 50 लाइन्स की पोएम थी। और ये क्या कहलाया? लिरिक ऑड कहलाया। इसको भी आप समझिए, लिरिक ऑड कहलाया। क्या कहलाया ये? लिरिक ऑड। अगर मैं इसको शॉर्ट में लिख दूँ तो कोई बुराई नहीं होगी कि लिरिक ऑड, LO, ठीक है, LOLP, इससे याद करिए, कीवर्ड पकड़िए, LO यानी लिरिक ऑड। और टू ऑन ए ग्रेशियन। अब बात आती है आपके और टू ए नाइटिंगेल। 1819 से 20 के बीच में कहा जाता है पब्लिश हुई, ऐसे इनका एरा है, ऐसे इनका ईयर है, तो आपको जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा, ठीक है। और टू ए नाइटिंगेल 8 स्टेंजास प्लस 10 लाइन्स। और ये इसमें क्या हुआ कि इसमें जो पोएम बेस्ड थी वो थी नंबलेस पेन। नंबलेस पेन, इस 8 स्टेंजाज है, 10 लाइन्स, ईच स्टेंजा में कितनी लाइन है? 10 लाइन्स हैं, तो 8 10 80 लाइन्स का ये 80 लाइन्स का ये पूरा ऑड है। और ये इसका जो बेस्ड है, अगर हम बात करें कि जो थीम है वो क्या थी, तो नंबलेस पेन एक वर्ड है, उसे आप याद कर लीजिए, नंबलेस पेन के ऊपर ये पूरी थीम थी। और इसके अंदर जो मतलब देखने को मिलता है हमें डिस्कशन इस ऑड के अंदर, तो नंबलेस पेन के ऊपर बेस्ड थी, ठीक है। इस तरह से आप इसे याद करेंगे, नंबलेस पेन। अब बात आती है स्लीप एंड पोइट्री। ये भी इनकी एक पोएम थी, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो स्लीप एंड पोइट्री लेकिन एक पोएम है, आप याद रखिए कि इनकी पोएम है। इसमें भी बड़ा कन्फ्यूज़न रहा कि इसको ऑड में रखें कि पोएम में रखें, तो फिलहाल तो मैंने ऑड में ही रख दिया। जब ज़्यादा मेजॉरिटी देखी कि ये एक पोएम है, ये एक ऑड है, तो आगे मैंने इसीलिए पोएम लिख दिया है। वो आपकी मर्ज़ी, आप चाहे पोएम में रख लीजिए इसको, लेकिन याद रखना है कि हाँ ये जॉन कीट्स की पोएम है। मेन मुद्दा ये नहीं है कि आप किस कैटेगरी में रख रहे हैं, आपका जो मेन इशू है वो ये है कि आपको याद रहना चाहिए कि जॉन कीट्स ने क्या लिखा, उसका वर्क क्या था। अगर आपको ये याद है तो आप एग्ज़ाम अच्छे से, अगर जॉन कीट्स से कितना भी घुमा फिरा के वो क्वेश्चन पूछेगा आप कर ले जाएंगे। लेकिन अगर आपको वर्क ही उनका याद नहीं है, ऑड याद है ना, पोएम्स का अच्छे से जो है क्लियरिफिकेशन है, तो आपको कन्फ्यूज़न बना रहेगा। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क था उनका, जो कंक्लूज़न निकल के आया, जो मैंने क्वेश्चंस पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने आज आपके सामने जॉन कीट्स को डिस्कस किया है। और इसका डिस्कशन मैंने उसी आधार पे किया है कि किस बेस पर और किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि इनकी सोनेट फॉर्म क्या थी? इटालियन फॉर्म थी। अगर आता है तो आप बस एक कीवर्ड पकड़िए, इटालियन फॉर्म में लिखा है इन्होंने, जब भी सोनेट लिखा तो इटालियन फॉर्म में था। अगर बात आती है इसकी कि द ईव ऑफ सेंट एग्नेस किस फॉर्म में लिखा गया, तो स्पेंसेरियन स्टेंजा फॉर्म में लिखा गया। ये पोएम स्पेंसेरियन स्टेंजा फॉर्म में लिखी गई, ठीक है। अगर ये लाइन तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं बता दूं, अच्छे से इसको रट लीजिए कि ये किसकी है। तो ये एंडिमियन ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर, ये लाइन इस पोएम की है। कई बार पूछी गई है, इसलिए मैं बार बार इस पर जोर दे रही हूँ। ये कई बार पूछी गई है कि बताइए ये लाइन किस पोएम से ली गई है, ठीक है। अच्छा, हाइपेरियन है तो ये ब्लैंक वर्सिपिक था। और हाँ, इससे ये क्वेश्चन एकदम सटीक पूछा था कि बताइए किससे इंस्पायर्ड था, तो पैराडाइज लॉस्ट, और पैराडाइज लॉस्ट रिटन बाय द जॉन मिल्टन। इस तरह से आप याद करेंगे कि ये जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया। ला वेला डेमसेंस मर्सी इनका बलाड था, 1819 में पब्लिश हुआ। और इसको किस दूसरे नाम से जाना जाता है, तो अदर नेम द पोर्ट ऑफ बेसल 1818 से, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि 1818 में ये आया था सामने, द पोर्ट ऑफ बेसल के नाम से। और फिर 1819 में इसको बलाड, ला बेला डेमसेंस मर्सी के नाम से बलाड के रूप में पब्लिश किया गया, ठीक है। ये इनका अदर नेम था। बाकी तो मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी समझने में, और आप बहुत अच्छे से इस वर्क को समझ गए होंगे जॉन कीट्स के। चलिए, आप इसी तरह से अपनी पढ़ाई करते रहिए और जल्दी से जल्दी अपना एग्ज़ाम बीट करिए और क्वालिफाई करिए। ये मेरी पूरी जो है ख्वाहिश है आपके लिए, और पूरी दुआ भी है कि जल्दी से जल्दी मेरे बच्चे एग्ज़ाम क्वालिफाई करें सभी। और इसी के साथ मैं अब आपसे विदा लेती हूँ, लेकिन जाने से पहले चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए,
क्योंकि देखिए अगर आप ये नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमें लगेगा कि हम कुछ गलत कंटेंट तो नहीं डाल रहे हैं, तो हम फिर इस तरह का ना डाल के फिर किसी दूसरी तरह का कंटेंट अगर डालते हैं तो फिर वो आपको समझ नहीं आएगा। और दूसरे नंबर पे ये भी है कि यूट्यूब पे बहुत लोग हैं जो इस तरह से पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि मेरा मैनर और मेरा तरीका अलग है और मैं अपने तरीके से आपको अलग से डील करना चाहती हूँ, अलग तरीके से मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ ताकि 100% आप क्वालिफाई करें। ठीक है, चलिए इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा।